बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों मैंने 12th आर्ट्स क्लास के बच्चों के लिए हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूं और मैंने कल आपका पहला लेक्चर भी लिया था जिसमें मैंने हिस्ट्री की बहुत छोटी छोटी बारीकी जो चीज़ें होती है वो बेसिक मैंने बताया था। जैसे मैंने कल बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, शताब्दी क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक को मैंने कल कवर किया था ताकि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कल एक बेसिक लेक्चर लिया था और उस लेक्चर में ये सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया था। तो जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो आप क्या करें, आप इस वीडियो के लिंक में मैंने कल वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वाले वीडियो में। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को जाकर देख लेना है ताकि अगर आपका कंसेप्ट नहीं है पहले से तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम 12th क्लास की आर्ट्स क्लास के पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाबू बात करते हैं, हम लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो आर्ट्स क्लास का ये आपका आर्ट्स 12th आर्ट्स से सब्जेक्ट क्या है आपका, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो 12th आर्ट्स क्लास का जो पहला अध्याय है आपका, पहला जो अध्याय है वो आपका क्या है, पहला अध्याय का नाम जो है उस नाम क्या है उसका, उस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, किसी बुक में इसी चैप्टर का एक और नाम है, यानी कहीं किसी बुक में हड़प्पा सभ्यता भी लिखा होगा, किसी बुक में हड़प्पा सभ्यता भी लिखा होगा और किसी बुक में ईंटें, मनके और अस्थियां भी लिखा होगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे दूसरा कुछ पढ़ाई हो रहा है, वहीं चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो किसी बुक में हड़प्पा सभ्यता लिखा होगा और किसी बुक में आपको ईंटें, मनके और अस्थियां लिखा होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं भीग जा रहा हूँ पसीने से, फ़ैन को भी ऑफ करना पड़ा है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझेंगे कि ईंटें, मनके और अस्थियां क्या होती है। यानी सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझेंगे, क्योंकि जब आप शीर्षक को समझ जाओगे ना तो पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। क्योंकि शीर्षक जो होता है ना वो चैप्टर का निचोड़ होता है। ये शीर्षक, ये छोटा सा शीर्षक ही बता देता है, संक्षिप्त में आपको बता देता है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इसलिए क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें इस शीर्षक को समझना है। तो सबसे पहले हम इस शीर्षक को समझते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ईंटें। ईंटें का मतलब क्या, ईंटें मतलब ईंटा तो सब समझते हैं। ईंटें यानी जो प्राचीन काल में जो भी ईंटें मिला था उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी वही ईंटें की बात हो रही है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है मनके। मनके का मतलब क्या होता है, तो मनके बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मनके कहाँ से आ गया। चलो इसको हम बाद में समझते हैं अच्छे से, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अस्थियां। अस्थियां भी तो समझ में आ रहा होगा। अस्थियां कहने का मतलब हो गया आपके क्या, जो कंकाल तंत्र, जो हड्डी होता है उसी को अस्थियां बोलते हैं। यानी प्राचीन काल की जो भी हड्डियां मिली होगी और उससे जो कुछ भी अध्ययन किया गया होगा वही अस्थियां की बातें हो रही है। तो आपको दो चीजें इसमें से समझ में आ गई, ईंटें समझ में आ गया, अस्थियां समझ में आ गई। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो है मनके। तो मैं मनके की मैं बात करूं कि मनके क्या होता है, तो आप साधु को या संत को देखे होंगे। साधु और संत के पास क्या होता है, एक माला होता है। ठीक है, जैसे माला कैसे होता है, गोलाकार होता है। जैसे मान लो कि ये क्या है आपका, ये माला है। मान लो ये क्या हो गया आपका, मैं एग्जाम्पल में समझा। तो ये माला का ये जो गोलाकार आकार होता है ना, इसी गोलाकार जो आकार होता है, गोलाकार जो आकार है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मनके बोला जाता है। या आप स्त्रियों को देखते होंगे कि स्त्री जब अपनी जो हार और पहनती है तो हार में जो गोलाकार आकार होता है ना उसको ही मनके बोला जाता था। यानी प्राचीन काल में मनके मिट्टी को बना देते थे। उस समय के जो लोग होते थे मिट्टी को गोलाकार आकार दे देते थे और उसमें धागे से गूंथ कर उसको पका देते थे और उसके बाद से मनके को फैशन के तौर पर अपने गले में पहनते थे।
तो ये जो मनके जो है ना, ये क्या हो सकता है, ये मिट्टी का भी हो सकता था, ये पत्थर का भी बनाते थे लोग, या लकड़ी का भी बनाते थे लोग। तो आपको मनके भी समझ में आ गया होगा, ईंटें क्या होती है, मनके क्या होती है और अस्थियाँ क्या होती है। ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि तीनों चीज़ें समझ गए होंगे। अब समझते हैं इसके मेन शीर्षक के बारे में। जो इसका मेन शीर्षक क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। जैसे ये देखें, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यानी विश्व में कितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, तो विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं। कौन कौन से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और चौथा ये आपका हड़प्पा सभ्यता। यानी विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है। जिसमें से चौथा जो प्राचीन सभ्यताएं हैं हड़प्पा सभ्यता, उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और 3 जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो अभी मैंने बताया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे। तो ये जो आपका है ना हड़प्पा सभ्यता, 12th क्लास के पहले चैप्टर में ही पढ़ दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये क्या है, ये भारतीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक भारतीय सभ्यता है। आपको समझ में आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है, भारतीय सभ्यता है। यानी आप बोल सकते हो कि भारत की इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो भारत की इतिहास की जो शुरुआत है वो हड़प्पा सभ्यता से हुई है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे बीता हुआ सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि आप ये समझ लो कि ये बहुत मजबूत सभ्यता है। यानी विश्व के जितने भी 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उन चारों में से सबसे मजबूत सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। सबसे प्रभावशाली सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। सबसे समृद्ध सभ्यता कौन, हड़प्पा सभ्यता। तो इन चारों सभ्यताओं में से सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध, सबसे प्रभावशाली सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, आपके पूरे इतिहास की मैं बात करूं, पूरे इतिहास की मैं बात 15 चैप्टर पढ़ने हैं। पूरे इतिहास में आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं और इन 15 चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका वो यही है आपका, यानी पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जब आप बिहार बोर्ड के एग्जाम दोगे 2025 में, जब आप बिहार बोर्ड के एग्जाम दोगे तो बिहार बोर्ड में समझ लो आपके 15 चैप्टर हैं इतिहास में, और इनमें से ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता, ये इससे सिर्फ इस चैप्टर से, एक चैप्टर से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपके एक चैप्टर से आएंगे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत फोकस से, एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इससे जो भी तथ्य, जो भी मैं पॉइंट बताऊँ आपको याद करते चलना है, ठीक है। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब थोड़ा इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिर हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ, सिलेबस की मैं बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे हम भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातत्व के बारे में, पढ़ेंगे कि पुरातत्व क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बन 14 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो आपका टॉपिक है, दूसरा टॉपिक वो हम क्या पढ़ेंगे,
अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का समझ लो कि एक तरह से ये परिचय देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का क्या देखेंगे? परिचय देखेंगे। उसके बाद से 3 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ से हुई, ये देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का खोज को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कहाँ हुई। इसके बाद से इसका क्षेत्रफल देखेंगे। किसका? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जब इस क्षेत्रफल को देख लेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता देखेंगे हम लोग। इसकी क्या देखेंगे? इसकी विशेषता देखेंगे हम लोग, या विशेषताएं देखेंगे बोल लो। जब ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, ये देखने के बाद से हम लोग देखेंगे इसकी धार्मिक जीवन कैसा था, कैसा था। किसका? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। धार्मिक जीवन के बाद से हम लोग देखेंगे इसकी आर्थिक जीवन कैसा था, जब आर्थिक जीवन देख लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे इसकी राजनीतिक जीवन कैसा था। जब राजनीतिक जीवन देख लेंगे, उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ का विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसा था वहाँ का। और उसके बाद से लास्ट ऑप्शन देखेंगे, लास्ट जो टॉपिक है उसका देखेंगे पतन। यानी देखो कितनी टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक हो गया, ये चौथा टॉपिक, ये पांचवा टॉपिक, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10वां। यानी सॉरी एक छूट गया यहाँ पे, 1 मिनट, ये आपका दूसरा हुआ ना, पहला दूसरा, ये आपका तीसरा टॉपिक हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आपका 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये आपका होगा 11। यानी कि पूरे टोटल 11 टॉपिक में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। जब हम 11 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो मैं पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब कुछ क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे? भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को देखेंगे कि भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है। अब ये स्रोत क्या होता है? जैसे बोला जाता है ना कि जल का स्रोत क्या होता है, तो जल का स्रोत जहाँ से हमें जल मिलता है, तो जल का स्रोत क्या क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा, तालाब से हमें पानी मिलता है, कुएं हो जाएंगे, नदी हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सब जल के स्रोत है। यहाँ यानी मतलब जहाँ से हमें जल प्राप्त होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जल का स्रोत। उसी तरह भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत, कि जो हम इस अध्ययन पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, यानी वह कहने का मतलब वही हो गया उसका इतिहास का स्रोत। ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे कि पूरा तत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा तत्व क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, ये सब हम लोग इसका जिक्र करेंगे आगे। उससे बाद ये कार्बन 14 विधि, ये और भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के व्यू से ये और भी इम्पोर्टेंट है, कार्बन 14 विधि। उसके बाद से जब ये सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता की परिचय देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का परिचय का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुराना सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता किन नदी तट पे विकसित हुआ था, ये सब कुछ इसके परिचय में देखेंगे। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे खोज के, कि हड़प्पा सभ्यता को खोज कैसे हुई। जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बातों को आप सुनोगे तो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, आप आसानी से देख कर टिक लगा सकते हो। सिर्फ मेरी बातों को आपको सुनना है। ठीक है। उसके बाद से जैसे हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में फैला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के देखने में कैसा प्रतीत होता है,
हड़प्पा सभ्यता देखने में कैसा प्रतीत होता है, गोलाकार है या त्रिभुजाकार है या आयताकार है, मतलब कैसा है उसको देखने में कैसा प्रतीत होता है। उसके क्षेत्रफल देख लेंगे, उसके बाद से इसकी विशेषता को देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। आखिर हम ये पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। जब ये देख लेंगे तब हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या है, यानी जो हड़प्पा वासी जो लोग थे उनके जीवन जीने का तरीका कैसा था, उनके निर्वाह का तरीका कैसा था, वो शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, वो लोग कैसा वस्त्र पहनते थे, वो लोग मनोरंजन किस प्रकार करते थे, वो सब कुछ हम लोग इसके सामाजिक जीवन में देखेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसके धार्मिक जीवन को देखेंगे। धार्मिक जीवन कहने का मतलब हुआ कि जो हड़प्पा वासी जो लोग हैं वो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं थे, वो धार्मिक थे या नहीं थे, वो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अगर धर्म में विश्वास रखते हैं तो वो किन की पूजा करते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसके धार्मिक जीवन में देखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे कि जो हड़प्पा वासी जो लोग थे वो व्यापार कैसे करते थे, उनका पशुचारण का साधन कैसा था, वो कृषि किस तकनीक से करते थे, सब हम उसके आर्थिक जीवन में देखेंगे। जब आर्थिक जीवन को देख लेंगे तब इसके राजनीतिक जीवन को हम लोग देखेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, मतलब वहाँ के जो प्रशासनिक स्वरूप था वो कैसा था, यानी हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा सभ्यता के समय में वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लोकतंत्र था, राजतंत्र था, गणतंत्र था, या वहाँ पे नगर पालिका जैसी व्यवस्था थी, क्या थी, वो सब कुछ हम लोग उसके राजनीतिक जीवन में देखेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है, यानी हड़प्पा वासी के समय उनके पास विज्ञान कैसा था, टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक कैसा था, वहाँ पे वो लोग कृषि किस तरह से करते थे, वो सब हम किस में देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। जब इतने सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा ना, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, उसका पतन, मस्ट इम्पोर्टेंट, कि आखिर हड़प्पा वासी इतना जब मजबूत संगठन मजबूत सभ्यता थी। हड़प्पा वासी जब मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि हड़प्पा विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मैंने आपको बताया था मिस्र की सभ्यता, तीसरा हमने आपको बताया था चीन की सभ्यता, और चौथा हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता। तो इन चारों सभ्यताओं में से सबसे प्रभावशाली, सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध जो सभ्यता थी वो कौन थी, आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। तो जब इतनी मजबूत सभ्यता थी तो आखिर ये पतन कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया, आपके भी मन में ये क्वेश्चन आता होगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बताऊं कि अगर देखो अभी के डेट में पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन है, अमेरिका है। अगर अमेरिका अचानक नष्ट हो जाए, अमेरिका शक्तिशाली देश है और अचानक नष्ट हो जाए, तो आपके ज़हन और दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि अमेरिका इतनी शक्तिशाली था तो आखिर नष्ट कैसे हो गया। उसी तरह ये हड़प्पा सभ्यता जो था ये इतनी शक्तिशाली था तो आखिर ये नष्ट क्यों हो गया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर के व्यू से, एग्ज़ाम के व्यू से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से टॉपिक से आता है। तो इसको पढ़ना है, उसके बाद इसकी क्या विशेषता है उसको पढ़ना है। तो ये 2-3 टॉपिक जो है आपका सबसे ज़्यादा है। वैसे तो एग्जामिनर के लिए सब कुछ फेवरेट है, लेकिन उन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से वो है पतन, यानी इससे क्वेश्चन भर भर कर आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहीं 10-11 चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से और एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते रहिए। तो अभी हम लोगों ने टॉपिक वाइज सिलेबस को देख लिया, अब एक एक टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को समझेंगे। भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत को समझेंगे। तो देखो, भारतीय इतिहास अध्ययन को स्रोत को समझने से पहले
पहले हम समझेंगे कि दुनिया के जितनी भी इतिहास लिखा गया है, दुनिया में जितना भी इतिहास लिखा गया है, एक मिनट, सॉरी, दुनिया में जितना भी इतिहास लिखा गया है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दो भागों में। दुनिया में जितना भी इतिहास लिखा गया है सिर्फ दो तरीके से ही लिखा गया है, यानी दो भागों में ही बोल सकते हो। एक क्या? एक साहित्यिक स्रोत के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, साहित्यिक स्रोत के आधार पे, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत के आधार पे, पुरातात्विक स्रोत के आधार पे इतिहास को लिखा गया है। अब दोनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से? एक समझेंगे साहित्यिक स्रोत, और क्या पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत को समझते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसकी जानकारी हमें साहित्य से या किसी दस्तावेज से मिले, उसी को हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसकी जानकारी हमें किसी दस्तावेज या ग्रंथ से मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साहित्यिक स्रोत कहेंगे। अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये कोई ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ कुछ भी हो सकता है। मान लो ये ग्रंथ है, मान लो रामायण। रामायण क्या है? रामायण भी एक ग्रंथ है ना। रामायण भी क्या है? रामायण भी ग्रंथ है। तो जब आप रामायण को पढ़ोगे तो राम जी के बारे में बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता पाओगे। तो वही होता है, ग्रंथ होता है। अब देखो, जैसे एक विदेशी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जब भारत आए और भारत में आने के बाद से भारत को जिस रूप में उन्होंने देखा, उस रूप में देखने के बाद से एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज जो थे भारत आए, भारत में आने के बाद से भारत को जिस रूप में उन्होंने देखा, उसके आधार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो जब आप इंडिका पढ़ोगे तो आप ये बता पाओगे कि नहीं कि मेगास्थनीज के समय में भारत कैसा दिखता था? जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आप बता पाओगे कि नहीं कि मेगास्थनीज के समय भारत कैसा दिखता था? लेकिन जो साहित्यिक स्रोत जो होता है ना, इसको 100% सत्य नहीं माना जाता है। अब देखो, साहित्यिक स्रोत जो होता है इसको 100% सत्य नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत होता है ना, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। हमेशा साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं रामायण के ही, तो रामायण में आपने पढ़ा होगा कि रामायण में क्या है, रावण जो था श्रीलंका से भारत आया और भारत में आकर सीता जी को हरण कर फिर श्रीलंका लेकर गया। तो इस बात से जितने भी इतिहासकार हैं सब इस बात को मानते हैं। इस बात को सब इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्रीलंका से रावण भारत आया था और सीता जी को हरण करके श्रीलंका लेकर गया था। लेकिन रामायण में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जब रावण आया था ना, रावण पुष्प विमान से भारत आया था और पुष्प विमान से आया था और फिर से सीता जी को हरण करके पुष्प विमान से श्रीलंका लेकर गया था। जब ये बात आ जाती है तो बहुत सारे इतिहासकार जो है ना, आपस में ही उनके मतभेद हो जाते हैं। कुछ इतिहासकार ये सोचने लगते हैं कि अगर रावण जो था वो श्रीलंका से भारत आया था तो उस समय तो ना तो पेट्रोल था ना तो डीजल था, तो ये पुष्प विमान जो था ये उड़ता कैसे था? तो इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद हो जाता है। तो कुछ इतिहासकार इस घटना को सत्य मानते हैं तो कुछ इतिहासकार इस घटना को असत्य मानते हैं। तो इसीलिए जो साहित्यिक स्रोत जो होता है इसको 100% क्या कहते हैं, सत्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। इससे समझते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। अब देखो, ये पुरातात्विक जो स्रोत है ना, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब हुआ कि वैसा स्रोत जिसकी जानकारी हमें पूरा वस्तु से मिले। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब हुआ कि वैसी जानकारी वैसा स्रोत जिसकी जानकारी हमें पूरा वस्तु से मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं।
अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि पूरा वस्तु क्या होता है, तो इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो पूरा वस्तु क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई प्राचीन मानव है, कोई प्राचीन मानव होगा, मान लो कि कोई प्राचीन मानव होगा, उसका भी कोई घर, कोई ना कोई घर रहा होगा और उस घर में वो रहता होगा। तो जब उस घर में वो रहता होगा तो उसके लिए वो अपनी आवश्यकता की ज़रूरत के हिसाब से उसके पास बहुत सारे सामानें होंगे। जैसे मान लो खाना होगा तो उसके पास बर्तन होगा, उसके पास मान लो सिक्का होगा, बर्तन होगा, वस्त्र होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके पास होंगे। तो जो वो प्राचीन मानव जो है वो मान लो वो डेथ कर गया, मर गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी जो मान लो उसके सिक्के हमें प्राप्त हुए, उसके सिक्के हमें मिले, या उसके बर्तन हमें मिले, या उसके कपड़े हमें मिले, या उसके मकान जो है, खंडहर जो था वो हमें अभी मिले, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब अवशेष कहलाएंगे। और उसी अवशेष को कहा जाता है पूरा वस्तु। उसी अवशेष को क्या कहा जाता है? उसी अवशेष को पूरा वस्तु कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कि मान लो कोई प्राचीन मानव है और उसके पास कोई एक सिक्का है। मान लो क्या है, कोई प्राचीन मानव है और उसके पास कोई सिक्का है और वो प्राचीन मानव मर गया, खत्म हो गया। अब जब ये सिक्का हमें प्राप्त होता है, मान लो मर गया, खुदाई हुआ, तो ये सिक्का हमें मिला। अब देखो सिर्फ एक सिक्के से मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक सिक्के से कैसे पूरे इतिहास को लिखा जा सकता है। आप इस बात को ध्यान, अब यहाँ पर देखें, सिर्फ मान लो कि एक सिक्का हो गया, तो जैसे इतिहासकार को ये सिक्का मिलेगा ना, तो इतिहासकार जानते हो क्या सोचेगा? ओ ये सिक्का, मान लो ये सिक्का हुआ और ये सिक्का मान लो कांसा धातु का बना हो। मान लो कोई प्राचीन मानव था, उसके पास एक सिक्का था और वो सिक्का किसका था? कांसा धातु का बना हुआ। तो इतिहासकार को जब ये मिलेगा ना, इतिहासकार ये सोचेंगे, अच्छा ये कांसा का सिक्का है, यानी कहने का मतलब कांसा तो टीन और तांबे को मिलाकर, पिघलाकर, गलाकर कांसा बनाया जाता है। तो इतिहासकार ये सोचेंगे, अच्छा ये बात है, यानी उस समय के जो लोग थे, यानी जो प्राचीन मानव थे, उनके पास कांसा धातु बनाने की विधि भी मालूम था। पहली बात तो उनको तो ये भी मालूम था कि कांसा और टीन क्या होता है। फिर उसके बाद से उन प्राचीन मानव को ये भी मालूम था कि कांसा धातु टीन को और तांबे को मिलाकर, गलाकर और पिघलाकर कैसे सिक्का कांसा बनाया जाता है, ये भी विधि जानते थे। अगर मान लो इस सिक्के पे कुछ लिखा होगा, मान लो इस सिक्के पर कुछ लिखा होगा, तो इतिहासकार जानते हो क्या सोचेंगे कि अच्छा यानी उस ज़माने के जो लोग थे, वो पढ़े लिखे भी थे, यानी उनके पास साक्षरता भी था। अरे उस ज़मानों में जितने भी लोग थे उनमें से कोई पढ़ा लिखा भी होगा, तभी तो इस सिक्के पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद से मान लो किसी देवी देवता का अगर फ़ोटो मिल गया, उस सिक्के पर किसी देवी देवता का फ़ोटो भी लिखा होगा, तो इतिहासकार ये भी सोचने लगेंगे, अच्छा ये बात है, हो सकता है उस ज़माने के जो लोग थे वो धार्मिक भी लोग होंगे, धर्म को भी मानने वाले लोग होंगे। अगर किसी देवता का फोटो था, अच्छा इस भगवान को भी मानते थे। तो समझो सिर्फ मिला क्या था? एक सिक्का मिला था और इस एक सिक्के के आधार पे पूरी जानकारी, पूरे इतिहास को लिखा गया है। तो इसी को क्या कहते हैं? पूरा तात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कट 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 कट।